डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि अवाम और सरकार के बीच जंग हो सकती है। कांग्रेस के साबिक वजीर आला पर लगाए गंभीर इल्जामात, आरएसएस के बंदूक चलाने के ट्रेनिंग कैंप किसके दौरे हुकूमत में लगे, इस तरह के कई सवाल खड़े किए प्रकाश अंबेडकर ने। कि सरकार ने यहाँ पर डिटेंशन कैंप बांधना शुरुआत की है, कुछ हो भी चुके हैं। महाराष्ट्र में करीब 20-25 लाख लोक बंद कर सकते, तर त्याच्याबद्दल आश्चर्यही मानणार नाही। दंगलीचं कारण एनआरसी आहे हे बरोबर आहे, पण या देशाला चालवण्यासाठी जो निधी पाहिजे, रेव्हेन्यू पाहिजे, तो रेव्हेन्यू सुद्धा या वर्षी जमत नाही। स्वतःचं कोंबडं झाकण्यासाठी दंगली होतील अशी परिस्थिती आहे। देखिए, जिस तरह से सरकार ने एनआरसी और सीएए का जिक्र किया है, लागू करेंगे, और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने यहाँ पर डिटेंशन कैंप बांधना शुरुआत की है, कुछ हो भी चुके हैं। महाराष्ट्र में करीब 20-25 लाख लोग बंद कर सकते, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। तो ऐसे परिस्थिति में इन सरकार के खिलाफ लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और इसलिए 26 दिसंबर को दादर टीटी में धरना कार्यक्रम वंचित बहुजन आघाड़ी और उनके सहयोगी और साथी जो है वो मिल के करेंगे। जो सहयोगी और साथी जो है उनके नाम 1-2 दिन में जाहिर किए जाएंगे, और इसके साथ हम लोग ये लड़ाई शुरुआत हो चुकी है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। इसी बीच में नवरत्न कंपनियों की भी बात आपने कही कि एक साजिश है, ये करना एक साजिश सरकार ने उठाया है, और इस देश के जितने भी नवरत्न हैं उनको बेचने का एक सिलसिला इस सरकार ने शुरुआत किया है, उसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से राज्य में अराजकता फैली हुई है, जिस तरीके से हिंसा भड़काई जा रही है, आज वहाँ पर भाजपा जो है वो साफ विपक्षी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि जो दंगा है वो उनके द्वारा करवाया जा रहा है। आपका कहना है भाजपा है ये इन सभी तत्वों को उजागर करने का? मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे, आज वो शपथ से मुक्त है। उन्होंने ये बताना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री के काल में कितने जगहों पर आरएसएस ने अपने कैडर को बंदूक चलाने की शिक्षा दी है। उसके मुख्यमंत्री के काल में है, उनको रिपोर्ट भेजा गया था। पृथ्वीराज चौहान ने ये जानकारी आम लोगों के सामने लाना चाहिए, ऐसा मैं उनसे ऐलान कर रहा हूँ। सर जी, जैसे कि इन्होंने कहा है मुसाजी कि हम अपने फैसले से अड़िग हैं, हम हटेंगे नहीं, तो अगर आप हटते नहीं हैं तो देश किस तरफ अग्रसर होगा? देखिए, जहाँ तक मैं दिखाता हूँ ये एक लड़ाई छेड़ चुकी है। वो कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं, और हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कैदी होंगे नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि पब्लिक और सरकार इस तरह की जंग मुझे दिखाई दे रही है। सर, आज जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या जिस तरीके से देश में हालात हैं, क्या इस बिल को लाना जरूरी था, क्या इस बिल को पारित करना आवश्यक था, इतनी जरूरत थी इस बिल की? देखिए, इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि संविधान असेंबली ने एक डेट तय की है कि वह इस डेट के अंदर जो कोई इस देश का नागरिक है उसको सिटीजनशिप बहाल की गई है। जब संविधान ने बहाल की गई है तो आरएसएस और बीजेपी कौन होती है इस सिटीजनशिप को देखने में और उसको रद्द करने में अधिकार उसको किसने दिया है? सर, आप मानते हैं कि ये देश की जनता काय आता एखादा अहवाल तयार करण्यात आला होता की आरएसएसच्या कॅडरमार्फत सरकारना यांचा सगळा शस्त्र चालवण्याचं असं काय झालं? मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या कालावधीमध्ये पोलीस डिपार्टमेंटनी कुठे कुठे आरएसएसच्या कॅडरला बंदूक चालवण्याचं प्रशिक्षण दिलं होतं, असा अहवाल सादर केला होता। पृथ्वीराज चव्हाण खऱ्या अर्थाने एनआरसीच्या विरोधात असतील किंवा देशामध्ये शांतता राहिली पाहिजे असं त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी
तो अहवाल होता की नव्हता याच्या संदर्भातलं बोलावं. सर, आज क्या आप मानते हैं कि देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए इस बिल को लाया गया है? देखिए, मैं गुमराह करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन उनका ये उद्देश्य भी है कि आधी सिटीजनशिप से अधिकार निकाले. ये उनका उद्देश्य है और वो एनआरसी के माध्यम से हासिल कर रहे हैं. लेकिन दूसरा ये है कि आर्थिक स्थिति इस देश की इतनी खराब हो चुकी है कि 16 लाख करोड़ इस देश को चलाने लगते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के पास सिर्फ 6 लाख करोड़ जम चुके हैं देश चलाने के लिए. तो 10 लाख करोड़ का घाटा है. इस 10 लाख करोड़ को छुपाने के लिए ये सरकार दंगे की ओर देश को ले जा रही है. नाही, पण असं सरकारमध्ये आहे पृथ्वीराज चव्हाण आणि काँग्रेस, तर आता पुन्हा त्याच्यावर ऍक्शन करू शकतात. हे त्याचं काय तुम्ही ॲक्शन करू शकतात. माझं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, माननीय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. मी जो आरोप केला आहे की डिटेन्शन कॅम्प बांधण्याचे असणारे अधिकार आदेश आले होते आणि ते बांधले जात आहे. कुठे बांधले जात आहेत त्याची त्यांनी माहिती द्यावी, जेणेकरून लोकांना हा विश्वास खूप वाटतो की डिटेन्शन कॅम्प कशासाठी, जे कमी पडले डिटेन्शन कॅम्प हे नागरिकत्वाच्या निमित्ताने या देशातल्या हिंदूंना सुद्धा डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठेवायचे आहे, त्यासाठी बांधले का तरी हिंमत दाखवावी. सर, आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार है. तीनों एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन कल जब अगस्त क्रांति मैदान में इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया छात्रों द्वारा, अन्य संगठन द्वारा, तो इसमें शिवसेना नदारद रही है. शिवसेना इस प्रदर्शन से नदारद रही है. कल उन्होंने इसमें समर्थन नहीं दिया. इस पे क्या कहेंगे? मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा. पॉलिसी को अपने आप में लड़ना चाहेंगे, इसलिए शामिल होना नहीं चाहेंगे. पर्सनल मामला, लेकिन उद्धव ठाकरे जी से मेरी विनती है कि ये डिटेंशन का कहाँ बांध रहे हैं, वो आप बनाने की व्यवस्था उसमें कर रहे हैं, उसकी जानकारी तो सरकार जात नाही तोपर्यंत हा लढा तुम्हाला चालू संघ परिवार ने और बीजेपी ने एक फिर से 2 निशाने लगाया है. पहले ये कि मुसलमानों के निशाने लगाया गया, दूसरा हमारे दस्तूर के निशाने लगाया गया. इस साजिश के खिलाफ आप लड़ाई करें. मुझे आपसे दुख है कि आप इसको मुसलमानों की तरफ से देख रहे हैं. मैं इसको मुसलमानों की तरफ से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुसलमान ही सिर्फ बाधित नहीं हो रहा है. मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर 40% हिंदू भी बाधित हो रहा है. मुसलमानों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अपनी बात छोड़कर देश के जनता की बात करनी चाहिए. मुसलमान बाधित है, ये बात सही है, लेकिन मुसलमान के साथ दूसरा भी जो बाधित है उसकी भी चिंता उसके व्यक्त करनी चाहिए और उसके लिए भी उसने लड़ना चाहिए. अमित शाह ने साफ कहा है कि तो आप जो है बीजेपी को मदद कर रहे हो, ये मेरा आरोप है. उन तक हम लोग पहुँचे, उनको जागरूक करें, उनको हम लोग के साथ रहे और एक फोर्स बनाए. तो शायद मेरे ख्याल से ये भी सरकार लागू करने से कतराएगी, क्योंकि एनआरसी ये 1991 में आया, ये अभी नहीं है. लेकिन उस वक्त भी एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हुआ. जैसे मेरे नॉर्थ ईस्ट के मित्र ने यहाँ पर कहा, कई लोगों को जानते होंगे कि महंतो उस वक्त आसाम के मुख्यमंत्री बने. कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीतने की तैयारी है. जो बात वहां पर थी, संस्कृति की बात थी, भाषा की बात थी, वहां के लोगों के अधिकार की बात थी. मैं मान के चलता हूं, उस वक्त हम लोग एनआरसी को वही लोग से रहे. आज बीजेपी जो है वो एनआरसी पूरे देश में लागू करने के लिए तैयार है. आज भी अमित शाह का स्टेटमेंट है, हम किसी भी परिस्थिति में पीछे लेने वाले नहीं है, ना हम हटने वाले हैं. तो आप मान के चलिए
आमने सामने हम लोग जिसके कहते हैं आमने सामने जो है वो हम लोग आ चुके हैं, संगठन के रूप से हम लोग आ चुके हैं। आप लोगों को भी आपको इस बात का अदा करना होगा कि आप संविधानवादी सिटीजनशिप से साथ हो या आरएसएस के सिटीजनशिप के साथ हो, नागरिकत्व के साथ में हो, इसका फैसला लोगों को करने की ये परिस्थिति हम लोग ने करनी चाहिए। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ जितनी बात हम लोग समझ सके और जितनी बात हम लोग का निचोड़ सके, मैंने उस सभी बातों को आपके सामने यहाँ पर रखा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बना है तो जिसमें मैंने इन बातों का जिक्र किया है, उन सभी बातों का रिजोल्यूशन के रूप में हम लोग ने रखा है। सभी जन इसको अप्रूव करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और दोबारा ये करता हूँ कि 26 का जो है दादर टीवी का धरना प्रोग्राम जो है उसकी डिटेल्स हम लोग बाद में आपको भेजते हैं, बता देंगे। आप उसमें सभी जन शरीक हो जाएंगे, ये मैं आह्वान करके आपसे रजा लेता हूँ। 26 तारखेच्या प्रोग्रामबद्दल डिटेल माहिती ही पक्षाच्या वतीने जाहीर केल्या जाईल। इतर सगळ्या डिटेल्स आपल्याला दिल्या जातील। अनेक जणांना या ठिकाणी बोलायची इच्छा होती। सुप्रसिद्ध चित्रकार ललित कला अकादमी पुरस्कार विजेत्यांनी त्यांचा विरोध केला होता, पूर्ण करून आले विक्रांत घोषे चित्रकार ते इथे आहेत, त्यांनी या आपल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवलेला आहे। या ठिकाणी मी राजेंद्र पातोडे प्रदेश प्रवक्ता यांना विनंती करतो की त्यांनी या सगळ्यांचा आभार प्रदर्शन करायचं आहे आणि नंतर आलेल्यांनी ज्यांनी नाव नोंदणी केली नाहीये त्यांनी कृपया तिथे नाव नोंदणी करून घ्यायची। क्षमा आणि तिकिटाची व्यवस्था केलेली आहे, कृपया सर्व मान्यवरांचे आभार व्यक्त करून ज्या संस्था आणि व्यक्तीचे सहभागी झाल्या त्यांना सर्वांना विनंती आहे की उजव्या बाजूला नोंदणीची व्यवस्था केलेली आहे। कृपया हा लढा पुढे घेऊन जाण्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आहे। जे सहभागी झाले त्यांनी उजव्या बाजूला आपल्या नावाची नोंद करायची आहे।